हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अफवाह। अफवाह जो होता है वो वर्षा या जो बर्फ के पिघलने से जो अतिरिक्त जल होता है वो सरिताओं, नदी नालों के माध्यम से जो प्रवाहित होता है या बहता है वो क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। और अगर वो अफवाह जो वाहिकाएं हैं उनका जो तंत्र है पूरा, मतलब अगर कोई नदी एक बड़ी नदी बह रही है और उसका जो तंत्र है, जो छोटी छोटी नदियां उसमें आके मिल जाती हैं, वो क्या कहलाता है? वो प्रवाह कहलाता, अफवाह तंत्र कहलाता है। धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों की दिशा क्या होती है? हमेशा क्या होती है? एक निर्धारित होती है, वो निर्धारित दिशा में ही बहती है। ढाल स्थायी दिशा है और यही कारण है कि नदियां जो उनका जो ढाल होता है वो उनकी एक स्थायी दिशा है। अगर जो ढाल है नदी का, हिमालय जो पर्वतों से निकलने के बाद या जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदी निकल रही है, उनका जो ढाल है वो ढाल ही उनका क्या होता है? एक निश्चित दिशा वो ही बनाता है उनका। दूसरा क्या है? वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास का मार्ग एक ही दिशा में होता है वो अफवाह या अफवाह बेसिन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये एक ही दिशा में बह रही हैं, इसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती रहती हैं आपस में, तो वो क्या कहलाता है? अफवाह तंत्र कहलाता है। जब उसमें छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं, जैसे कोई बड़ी नदी जा रही है और उसमें अगर कोई छोटी नदी आकर मिल गई तो वो क्या कहलाएगा? उनका अफवाह तंत्र कहलाता है। अब भारत में जो अफवाह तंत्र है, और दूसरी चीज क्या है? एक होता है जल विभाजक। जल विभाजक क्या होता है? एक ही अफवाह का, वो अफवाह बेसिन का जो मध्य भाग होता है, जो बीच का भाग होता है, मतलब जो बीच में भाग है, मतलब ये है, इधर भी नदियां हैं, इधर भी नदियां हैं, जो इसके बीच का भाग ये उठा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? जल विभाजक कहलाएगा। उसके जो इधर की जो नदियां हैं वो इस दिशा में बहेंगी और जो इधर की नदियां हैं वो इस दिशा में बहेंगी। वो एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती है, उनका दोनों का जो क्षेत्र होता है वो अलग अलग होता है। अब भारत में जो अफवाह तंत्र के जो स्वरूप है वो कई सारे तरह की जो है आकृतियां जो अफवाह तंत्र भारत का बनाता है। जैसे पहला है जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप। तो इसमें क्या होता है? जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप में क्या होता है कि कोई नदी, जो बड़ी नदी बह रही है, अगर कोई बड़ी नदी बह रही है तो उसमें क्या होगा? जो छोटी नदियां उसमें आकर मिलेंगी, जो उसकी सहायक नदियां उसमें आकर मिलेंगी, वो क्या करेंगे? उसे समानांतर रूप में आमने सामने से जो है मतलब समानांतर रूप में बहेंगी। और दूसरा क्या है? वो समकोण पर आकर मिलती हैं। इसमें क्या होगा? जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप में मैंने क्या बताया कि इसमें जो बड़ी नदी है उससे जो आकर जो नदियां मिलेंगी वो क्या होगा? एक समानांतर रूप में बहेंगी। और दूसरा क्या है? वो समकोण पे आकर एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे आकर मिलती हैं। और ये जो नदियां हैं, ये वाली नदियां जो अफवाह तंत्र जालीनुमा, ये क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान में जो हिमालय पर्वत से, जो मध्य हिमालय से जो नदियां निकल के आती हैं, ये जब पश्चिमी तटीय मैदान में जब पहुंचती हैं तो ये जालीनुमा अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, बनाती हैं। दूसरा क्या है? वृक्षाकार अफवाह तंत्र। वृक्षाकार में क्या होता है कि जो बड़ी नदी है, जो उसकी सहायक नदियां हैं, वो क्या करेंगी? एक जालीनुमा, एक वृक्षाकार आकृति बनाती है। और जो बड़ी नदी होती है वो एक तने के समान होती है और उसमें जो है ये छोटी नदियां इस तरीके से पेड़ के रूप में बनाती है, पेड़ की प्रतिरूपी, पेड़ का प्रतिरूप बनाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? वृक्षाकार अफवाह तंत्र कहा जाता है। यह पेड़ की तरह होता है, मुख्य नदी पेड़ के तने के समान तथा शाखाओं को उससे जोड़ती है। और इसमें जो है, जैसे उसमें जो है समकोण बनता है और इसमें न्यून कोण का निर्माण होता है। उसके बाद क्या है? अभिकेंद्र अफवाह प्रतिरूप। जो तीसरा है वो है अभिकेंद्र अफवाह प्रतिरूप। उसमें क्या होता है? जब नदियां बहकर
जो नदी मतलब जहां से उसका उद्गम हुआ और वो वहां से निकलने के बाद जब जो है वो नदी बहकर किसी झील या किसी गर्त में भ्रंश के साथ जब किसी झील या गर्त में जो है वो विसर्जित हो जाती है, वो उसमें समा जाती है, वहीं पे समाप्त हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है? अभिकेंद्र अववाह प्रतिरूप कहलाता है। उसके बाद आता है आर्य अववाह प्रतिरूप। आर्य अववाह प्रतिरूप में क्या होता है कि जैसे ये गोल चक्कर के समान है, इसमें गोल चक्कर के चारों तरफ आके नदियां इसमें आर्य के समान आर्य प्रतिरूप में मिलती हैं, आमने सामने से मिलती हैं, वो आर्य अववाह प्रतिरूप कहलाता है। जब गुंबदाकार पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में मतलब एक जब कोई गुंबदाकार पर्वत है उससे जो कोई नदी निकली और निकलने के बाद जो है वो नीचे आने के बाद क्या होती है, एक साइकिल का जो पहिया होता है उसमें जो तीलियां होती है ना, ये उसी के समान बन रहा है ना, तो उसमें जो है उसके समान जो है तीलियों के समान जो है वो आकृति बनाती हैं, वो उस तरह से बहती है, वो क्या कहलाती है? आर्य अववाह प्रतिरूप कहलाती है। अब इसका उदाहरण क्या है? पार्श्वनाथ व अमरकंटक से जो निकलने वाली नदियां हैं, वो पार्श्वनाथ पर्वत और अमरकंटक से निकलने वाली नदियां हैं, वो क्या करती हैं? वो आर्य प्रतिरूप बनाती हैं। इसके बाद क्या आता है? जल विभाजक। जल विभाजक का कार्य क्या है? जल विभाजक जो है अववाह बेसिन के मध्य उठे भाग को जो है उठा हुआ भाग होता है जो एक दूसरे के को आपस में मिलने नहीं देता नदियों को, और इसका काम क्या होता है? जल विभाजक का उच्चतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा को जल विभाजक रेखा कहते हैं। अब ये जो भारत का नक्शा है, इसमें जो जल विभाजक है वो यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, इस जगह से यहां से शुरू होता है, और ये जो बराबर बिल्कुल इसके बराबर से निकलता हुआ ये जो है इस तरह से यहाँ ये इसका क्षेत्र है, ये निकलता हुआ यहां से, और यहां पर ये जल विभाजक रेखा है भारत की, जो भारत की नदियों को दो हिस्सों में बांटती है। अब इस हिस्से की जो नदियां हैं वो इस हिस्से में नहीं आएंगी, मतलब जो ये वाला जो क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें नहीं आएंगी, मतलब इधर नहीं बहेंगी। ये जो नदियों का क्षेत्र बहने का वो यही है। जैसे कि जो गंगा नदी है, वो गंगा नदी यहाँ इधर से निकलती हुई यहाँ ये गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी यमुना है, ये गोमती है, ये घाघरा है, ये इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, सिंधु, बेतवा और केन, ये जो है इनका जो जल प्रवाह क्षेत्र है, अववाह क्षेत्र है, वो इस दिशा में है, और ये इधर होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। जबकि जो सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदियां चिनाब, झेलम और सतलज जब यहां से निकलती हैं और निकलने के बाद जो इनका क्षेत्र है लूनी, साबरमती, माही, इनका क्षेत्र जो है ये वाला क्षेत्र है, ये जो है कहां गिरती है? ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं, और यहां से फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र से भी निकलती है नर्मदा, ताप्ती, ये नदियां भी कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। इसलिए जो जल विभाजक का मेन काम क्या है? जल विभाजक का मेन काम है नदियों के क्षेत्र को आपस में जो है वो जो है उनका क्षेत्र अलग अलग कर देता है। जो जल बीच का जो क्षेत्र होता है, वो दो नदियों के क्षेत्र का जो बीच का क्षेत्र होता है, वो जो उठा हुआ क्षेत्र होता है, वो जल विभाजक कहलाता है। अब जो भारत की जो नदियां हैं, भारत की दो तरह की नदियां हैं। एक तो है भारत की नदियां, एक है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। जो हिमालय पर्वत से जो नदियां निकली हैं, वो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां कहलाती है। दूसरी है प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां। हिमालय क्षेत्र से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? हिमालय क्षेत्र से निकलती है गोमती, निकलती है गंगा, निकलती है यमुना, निकलती है घाघरा, निकलती है। ये सब नदियां कहां से निकलती हैं? हिमालय पर्वत से निकलती हैं। कोसी भी हिमालय पर्वत से निकलती है। अब ये जो इधर वाली नदियां हैं, जो जल विभाजक क्षेत्र के इस साइड वाली नदियां हैं, ये सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, ये नदियां जो है ये भी हिमालय पर्वत से निकलती है, लेकिन इनका क्षेत्र ये वाला है। और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां हैं, वो जो बीच भारत में निकल रही है, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, और यह है चंबल है, सिंधु है, बेतवा है, केन है, साबरमती, माही, लूनी, ये सब नदियां कौन सी हैं? ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां कहलाती हैं। जैसे ये पेनगंगा है, दामोदर है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, महानदी है, ये सब सारी नदियां जो है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां कहलाती हैं। और जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो अलग नदियां हैं। जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं वो सतत बहानी है, वो हमेशा बहती रहती हैं। लेकिन जो
जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं उनका जल जो है गर्मियों में ज्यादातर सूख जाता है कुछ नदियों का। जब वर्षा हो जाती है उसके बाद उनमें जो है पानी आ जाता है, उसके बाद वो नदियां बहने लगती हैं, उनमें जो है पानी आ जाता है। तो मेन जो नदियां हैं वो है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां, जो संपूर्ण भारत को बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करती हैं, और वो हमेशा जो है उनमें जो है पानी चलता रहता है, क्योंकि हिमालय पर्वत पे क्या है, हिमालय से बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और उनसे ग्लेशियरों से उन नदियों का उद्गम हुआ है। ग्लेशियरों में जो है वो पानी गर्मियों में भी बहुत ज्यादा आता रहता है, इसलिए जो है इनका जो पानी है वो हमेशा इनके अंदर बना रहता है। अब इसके बाद जो है दूसरा क्या है, अब जो दूसरा टॉपिक है इसका, जो हम दूसरा पढ़ाएंगे अभी, इसमें दो पार्ट में ये पढ़ाना पड़ेगा। कक्षा 9 में ये टॉपिक है अफवाह, तो ये एक पार्ट हो गया ये वाला। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप लोगों को बाद में समझाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये समझना जरूरी था कि अफवाह किसे कहते हैं। अफवाह आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अफवाह वह क्षेत्र है जो मतलब एक निश्चित क्षेत्र में जो है जो वाहिकाएं हैं, सरिताएं हैं, वो एक निश्चित दिशा में बह रही हैं, वो उसका अफवाह क्षेत्र है। और जिनमें आकर जो बहुत सारी नदियां मिल जाती हैं वो उनका अफवाह तंत्र कहलाता है। और जल विभाजक क्या होता है? जल विभाजक का कार्य ये होता है कि जो उच्चतम बिंदु है, जल विभाजक का कार्य क्या है? उच्चतम बिंदु को मिलाने वाली रेखा जल विभाजक रेखा कहलाती है। जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, जो उच्चतम बिंदु है, उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जल विभाजक कहलाती है। धन्यवाद।